प्यारे बच्चों, हम ट्रांसफार्मर के बारे में देख रहे थे। ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन इसका और ये कैसे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कितने तरह का होता है, तो हम लोगों ने देख लिया था। अब एक रह गया है टॉपिक, जो ट्रांसफार्मर का एक तरह से एप्लीकेशन है। ये ट्रांसफार्मर ही है जिसकी वजह से हमें जो पावर प्लांट होता है, जो हमारे घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर होता, वहाँ तक बिजली पहुँच पाती है। ये ट्रांसफार्मर की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अदरवाइज़ पहले ये सब जब ट्रांसफार्मर के इन्वेंशन के कारण ही ये सब पॉसिबल हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ही कॉमन डिवाइस है ट्रांसफार्मर। हर जगह मिलता है, जहाँ जाइए, जिस गली में जाइए, गली में, नुक्कड़ में, हर सिटी में, हर गाँव में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर जगह करीब करीब मिल जाता है ये ट्रांसफार्मर। तो बहुत ही कॉमन डिवाइस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बगैर इसके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल था ही नहीं। तो आज हम उसी पे देखेंगे, लेकिन उसके पहले अब तक मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि ट्रांसफार्मर जो है क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर देखा आपने, एक एसी डिवाइस, एक स्टैटिक एसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, या तो बढ़ाता है या घटाता है, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। और ये पावर को जनरेट नहीं करता, बल्कि जो हम पावर उसको देते हैं, इनपुट में जो देते हैं, उसी को हमें आउटपुट में ट्रांसफ़र कर देता है। और उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस बहुत ही कम होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, सबसे कम लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में होता है, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, सारे पार्ट्स स्टैटिक होते हैं। इसलिए इसकी एफिशिएंसी काफ़ी होती है। काफ़ी हद तक 99% तक भी इफिशिएंट ट्रांसफार्मर बनाए जा चुके हैं। इतना और इफिशिएंसी किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे मोटर, जनरेटर एक्सेट्रा की नहीं होती है। ये म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। प्राइमरी साइड में हम जो इनपुट देते हैं, उसके कारण ये फ्लक्स लिंक होता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी में दोनों में लिंक करता है, दोनों कॉइल में लिंक करता है। तो जितने टर्न्स रहते हैं, उसी हिसाब से फ्लक्स भी उसी प्राइमरी साइड में अगर ज़्यादा टर्न्स, ज़्यादा फ्लक्स डेवलप होगा, क्योंकि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो कोर में लिंक करता है। कोर से जो कोर में जो वाइंडिंग होती है, उससे लिंक करता है, और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ जनरेट जो होता है, ये जो है टर्न के प्रोपोर्शनल होता है। जितना टर्न ज़्यादा रहेगा, उतना ही वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये दो तरह का होता है, स्टेप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है कि जो हमें जो वोल्टेज देते हैं, तो उस वोल्टेज के लेवल को बढ़ाता है। जैसे मैं 220 वोल्ट दिया, तो ये सेकेंडरी साइड में अगर स्टेप 440 कर देगा। और अगर स्टेप डाउन है, तो मगर सपोज कर लिए हम प्राइमरी साइड में 200 दे रहे हैं, तो सेकेंडरी साइड में 100 वोल्ट पैदा कर सकता है, इससे भी कम कर सकता है। जो भी हो, ये पॉसिबल हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पर। अच्छा, उसी तरह से करंट भी कम हो जाती है। अगर वोल्टेज एक तरफ से बढ़ती है, तो दूसरी तरफ उसमें करंट घटती है, क्योंकि जो पावर का इनपुट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर जो इनपुट पावर होता है, आउटपुट पावर के बराबर मान लेते हैं। अगर इस कंडीशन पे कि सारे लॉसेज हमारे क्या है, ज़ीरो है, सारे लॉसेज हमारे ज़ीरो है, ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है, किसी कॉइल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना कोई फ्लक्स का लीकेज है, ना एडी, किसी तरह कोई लॉस नहीं है। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो ट्रांसफार्मर यही करता ही क्या है कि पावर को ट्रांसफ़र करता है बाय चेंजिंग द वोल्टेज एंड करंट। और इसी तरह से जो है ये दो तरह का होता है, कोर टाइप, शेल टाइप, और एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर भी मैं थोड़ा बता दूंगा मैं, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, देखा होगा ट्रांसफार्मर कुछ किलोग्राम से लेकर के कई मीट्रिक टन, कई टन तक के होते हैं। यहाँ तक कि एक छोटे से घर के बराबर होता है, जाके देखिए, तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें मोस्टली जो है कोर जो बनाई जाती है, सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है, और जो बाइंडिंग की जाती है, कॉपर की जाती है। इसकी वजह से लॉसेस थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाते हैं, कम होता है, लेकिन ज़ीरो लॉस को नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने एक आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में ही हमने स्टडी किया है। तो अब इसी का हम एप्लीकेशन देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए, जो हमारे घरों में बिजली आती है बेटा, सैकड़ों किलोमीटर दूर से बन करके आती है। पावर प्लांट तो हर जगह होते नहीं कि हर गांव और शहर में होंगे, ये बहुत दूर होते हैं जहाँ पर हमें फैसिलिटी होती है पावर प्लांट की। अगर थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ जहाँ पे कोयला मिलता है, उसके नज़दीक बनाई जाती है, या फिर जहाँ पे डैम के नज़दीक पे बनाई जाती है, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जाते हैं। और कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं, जो कि शहर से रिमोट एरिया में बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ही दूर होते हैं। तो वहाँ से बिजली हमारे घरों में कैसे कैसे आती है। तो आप जानते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, यानी पावर हाउस जो होता है, वहाँ पे जो मैक्सिमम जनरेटिंग वोल्टेज होती है, जैसे जो पावर हाउस है, पावर हाउस,
या इसी को पावर प्लांट भी कह लीजिए, पावर प्लांट यानी बिजली बनाने का कारखाना जिसको कह लेते हैं, चाहे वो थर्मल प्लांट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हो, न्यूक्लियर प्लांट हो, गैस बेस्ड हो, किसी भी तरह का प्लांट हो, वहाँ पे जो मैक्सिमम जनरेटिंग वोल्टेज होती है, मैक्सिमम जनरेटिंग वोल्टेज इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में, इन आवर कंट्री इज जनरली 11 केवी। 11 केवी मीन्स 11,000 वोल्ट, यानी 11,000 वोल्ट तक होती है। हालांकि ज़्यादा भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, 33 केवी भी हो सकती है, या 66 केवी हो सकती है। फिलहाल 66 केवी से कोई भी पावर प्लांट नहीं जनरेट करता है। जो प्लांट होता है उसकी कैपेसिटी जानते हैं मेगावाट में होती है, मेगावाट में होती है। 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट। यहाँ कुछ पावर प्लांट हमारे कंट्री में ऐसे भी हैं जो जिसकी एक यूनिट 2000 मेगावाट तक जनरेट करती है। तो इस तरह देखा जाए कि जो 11 केवी वोल्टेज है, वैसे तो है तो बहुत हाई वोल्टेज, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से देखा जाए तो ये वोल्टेज बहुत ही कम है। और आप जानते हैं कि P = जो होता है, ये मान लीजिए VI cos phi। फिलहाल आप मान लेते हैं cos phi हमारा 1 है, cos phi पावर फैक्टर हमारा कितना है, ये cos phi 1 है, मान लीजिए तो जो हमारा जो पावर हुआ है P = V है, सॉरी P = V × I, यानी वोल्टेज इंटू करंट। तो जैसे हमने कह दिया कि अगर हमें सपोज कर लिए 1000 वाट चाहिए, तो हमें है कि 100 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर, यानी ये कितना हुआ, ये 1000 वाट हुआ। इसका एक तरीका ये है कि 100 वोल्ट पे 10 एम्पियर की करंट, और एक तरीका और है 1000 वोल्ट पर 1 एम्पियर की करंट, 1 एम्पियर करंट, तब भी हो गया 1000। खबर है ना, हमें 1000 मेगावाट मान लीजिए, हालांकि इतना तो बहुत जनरेशन इतना नहीं होता, बहुत ही कम होता है। 1000 वाट हमें अगर बिजली चाहिए तो 100 वोल्ट पर 10 एम्पियर करंट चाहिए, या 1000 वोल्ट पे 1 एम्पियर चाहिए। लेकिन यहाँ से बिजली जिस तार से फ्लो होती है उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और वो जो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, I² R × T का जो है लॉस हो गया। इतना इसमें हीट लॉस में लॉस चला जाएगा। तो अगर 10 एम्पियर की करंट है, इसका स्क्वायर 100 हो गया, और अगर 1 ओम मान लें तब भी जो है बहुत ज़्यादा करंट है, और अगर 1 एम्पियर है तो लॉस उसका 100 गुना कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि पावर प्लांट में जो 11,000 जनरेट हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, 11,000 या 33 केवी जो भी जनरेटिंग वोल्टेज है, जनरेटिंग वोल्टेज जो होता है। इसलिए पावर प्लांट पे एक ट्रांसफार्मर जहाँ पे बिजली बनती है एट पावर प्लांट एक जो होता है सब स्टेशन होता है। इसको देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ इसको। देखिए जो मैं बता रहा हूँ, अगर इसको आप अच्छी तरह से सुन लेंगे, समझ लेंगे, थोड़ा सा मैं लिख कम रहा हूँ, तो आप ट्रांसफार्मर पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे थ्योरेटिकल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, न्यूमेरिकल हो, सब बहुत आसानी से कर लेंगे। तो जो 11,000 वोल्ट जनरेट होती है बेटा, वो बहुत ही कम है, क्योंकि अगर मान लें कि 10,000 मेगा, अगर समझ कर लीजिए 1000 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है, तो 11,000 उसके लिए बहुत ही कम वोल्टेज है, यानी ज़्यादातर करंट उसमें रहेगी। तो क्या करते हैं, इसको ऐड पावर हाउस या पावर प्लांट करिए। कुछ लोग सब स्टेशन को ही पावर हाउस करने लगते हैं, तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पावर प्लांट वो हुआ जहाँ पर बिजली हमारी बनती है। तो वहाँ पर जो जनरेटिंग वोल्टेज इसको हम स्टेप अप करते हैं, क्योंकि हमारी करंट कम हो जाए, वोल्टेज ज़्यादा रहे और करंट हमारी क्या हो, कम हो। किस करंट के कम होने से क्या होगा, I² R लॉस जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा, ये बहुत ही कम, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा ज़्यादातर पावर। तो इसलिए हर एक पावर हाउस पे
जो सब स्टेशन होता है वहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जो 11 केवी को या 33 केवी को और भी ज़्यादा क्या करता है, वो स्टेप अप करता है। यहाँ तक कि वो 133 केवी पे भी कर सकता है, 220 केवी पे भी कर सकता है, 400 कर सकता है, 800 कर सकता है। वैसे हमारे कंट्री में जो मैक्सिमम ट्रांसमिटिंग वोल्टेज है 1500 केवी तक है, 1500 हजार इतना केवी तक है, इतना 1500 केवी तक जो है हमारे कंट्री में जो है वोल्टेज मतलब स्टेप अप करने की फैसिलिटी हमारे ऐसे ट्रांसफार्मर बने हैं। वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक घर के अच्छे खासे घर बेंगलोर के बराबर होता है। वो ट्रांसफार्मर बहुत ही कॉस्टली आता है, बहुत ही कॉस्टली होता है ये, क्योंकि इसमें मोस्टली कॉपर होता है और आयरन होता है, ये दो ही चीज़ का बना हुआ होता है। उसके साथ जो भी ट्रांसफार्मर सब उसकी एक्सेसरीज है, कूलिंग के लिए लगाई जाती है या उसकी सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, तमाम बहुत सेफ्टी का भी प्रिकॉशन काफ़ी लेना पड़ता है। इसलिए हर एक पावर प्लांट पे जहाँ बिजली जनरेट होती है उस वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, किसी सौर सब स्टेशन पर जो कहलाते हैं एरिया सब स्टेशन वहाँ तक बिजली पहुँचा दी जाती है। यानी 11,000 जो जनरेट हुई है उसको मान लिया कि 133 केवी हमने जनरेट करके एरिया सब स्टेशन पे पहुँचा दिया। यहाँ पर क्या करते हैं, फिर उसको हम स्टेप डाउन करते हैं। यानी जो हमारा जो पावर प्लांट पे जो ट्रांसफार्मर था उसने वोल्टेज को स्टेप अप किया, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम उसको एरिया सब स्टेशन पर भेजते हैं, जहां पर स्टेप डाउन उस वोल्टेज को किया जाता है। यानी जो हमने पहले जो लो वोल्टेज को हमने स्टेप अप किया था, फिर उसको फिर स्टेप डाउन करते हैं। इसके साथ बहुत से सेफ्टी डिवाइस लगाए जाते हैं, क्योंकि आपने सब स्टेशन देखा होगा, देखिए उसमें क्या क्या डिवाइस लगा रहता है, कितने बड़े एरिया में होता है। तो सिर्फ ट्रांसफार्मर ही नहीं होता, बल्कि उसके सेफ्टी के लिए, उसको जो है प्रॉपर रनिंग के लिए, प्रॉपर ऑपरेट करने के और भी बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है, वो सब आपको नहीं देखना। जब इंजीनियर बनेंगे तब आप उसको देखेंगे। तो एरिया सब स्टेशन पर उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। अब ये वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि हमें कितनी वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए हमारे घरों में जो सप्लाई आती है। अलग बात है कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होंगी जिनको 33 केवी या 400 केवी की भी आवश्यकता होगी, वो डायरेक्टली यहीं से पावर प्लांट का जो पावर हाउस होता है वहीं से ले लेते हैं, तो अलग बात है, उसको आपको नहीं पूरा डिटेल में जाना है आपको। तो आपको देखना है कैसे कंज्यूमर तक हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। तो जो पावर प्लांट पे सब स्टेशन था उसने स्टेप अप किया, जिसके वजह से वोल्टेज बढ़ गई और करंट कम हो गई। फिर उसको एरिया सब स्टेशन पे भेजा गया, जहाँ पर उसको स्टेप डाउन किया, यानी फिर वोल्टेज को कम किया। उससे भी ये भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हमारे घरों के लिए, हमारे यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा है ये। फिर इसके बाद क्या पूछते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, यहाँ पर फिर इसको स्टेप डाउन करते हैं, जब स्टेप डाउन करते हैं तब जाकर की है वोल्टेज कहीं हमें 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज मिलता है, तब जाकर मिलता है। यानी बहुत सारे स्टेप होते हैं, और भी बहुत से स्टेप होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन ही के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, बहुत बड़ी जो है उसका वो चाहिए। यानी जनरेटिंग पावर प्लांट पे कहने मतलब है कि वहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होती है 11 केवी या 33 केवी या 22 केवी, उसको स्टेप अप करते हैं, फिर ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा ग्रिड में देते हैं। ग्रिड मीन्स एक पावर प्लांट का जाल होता है, ये नहीं कि पावर प्लांट अगर एक पावर प्लांट बंद हो गया तो सारे में बिजली आना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। पूरा ग्रिड से सब जुड़े होते हैं। जो उसके बाद स्टेप अप करके हम एरिया सब स्टेशन में भेजते हैं, जहाँ पर स्टेप डाउन करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर फिर उसको हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। फिर उसके बाद हमें कंज्यूमर तक जो वोल्टेज आती है 200 वोल्ट, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, जिसको सिंगल फेज कहते हैं, जिसको हम सिंगल फेज सप्लाई कहते हैं। ये आपके घरों तक तब जा कर के पहुँचती है। यही होता है यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। ये सब किसके कारण पॉसिबल हुआ है, ट्रांसफार्मर। ऑल दीज हैं, ये सब पॉसिबल हुआ, ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू ट्रांसफार्मर, ओनली ड्यू टू ट्रांसफार्मर, ड्यू टू
टू ट्रांसफार्मर की वजह से पॉसिबल हुआ है। डीसी में ये सब हम उसको अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं, नोट कीजिएगा। ट्रांसफार्मर सिर्फ जो होता है एसी पे काम करता है, जो पावर ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे वर्क नहीं करेगा। ये डीसी पे अगर देंगे इनपुट, अगर डीसी इनपुट देंगे, किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसके जो सेकेंडरी में जो आउटपुट मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा उसको फिर मैं थोड़ा सा कर दूंगा, आज इसको देख लीजिए। यही हमारा कहलाता है ट्रांसफार्मर का जो एप्लीकेशन मेन यही है, वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, तभी जा करके हमारा पावर ट्रांसफ़र होता है ये। तो आपने देखा कि पावर प्लांट पे जो बिजली जनरेट होती है 11 kV या 22 kV, kV मीन्स किलो वोल्ट थाउजेंड, जैसे हमने 11 kV कहा तो 11,000 हुआ। पावर हाउस को उसको स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप करने से क्या होता है, वोल्टेज तो बढ़ जाती है लेकिन करंट क्या होती है, कम हो जाती है। इस करंट कम होने से क्या होता है, जो हमारा I²R जो लॉस होता है ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अरे तो फिर अगर ज़्यादा कम वोल्टेज पे ज़्यादा करंट करेंगे, कम वोल्टेज पे ज़्यादा करंट करेंगे तो सारे का सारा पावर जो है लॉस हो जाएगा, बहुत कम पावर आपके तक पहुंच पाएगा। इसीलिए वहाँ पर स्टेप अप करके हाई वोल्टेज में या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में या अल्ट्रा हाई वोल्टेज में बढ़ा देते हैं। कहाँ पे, पावर हाउस पे। फिर पावर हाउस पे फिर आता है एरिया सब स्टेशन पर, वहाँ पे फिर इसको स्टेप डाउन करते हैं। उसके बाद फिर जो है ये शहर से बाहर होता है, कहीं अलग जगह पे होता है। इसके बाद जो है फिर आपके जो गांव में या शहर में जो छोटा के पास होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहलाता है। वहाँ पर उस वोल्टेज को फिर से स्टेप डाउन करते हैं, तब जाकर के वोल्टेज 220 तक पहुँचती है 50 हर्ट्ज पे, फिर आप उसका जो यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो बेटा यही हमारा है यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर इन ए लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर हो सकते हैं ये। तो इस तरह से हमारी बिजली पहुंचती है, यानी पहले स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, फिर स्टेप डाउन करना। और कुछ कंज्यूमर ऐसे भी होते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वो जो है उनको ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं, तो डायरेक्टली सब स्टेशन से ले लेते हैं, जो पावर प्लांट पे होता है वहीं से ले लेते हैं ये। तो ये सब ट्रांसफार्मर की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो ये ट्रांसफार्मर का हमारा जो है वो है। और ट्रांसफार्मर बहुत ही कॉस्टली आते हैं। जो ट्रांसफार्मर हम ये बात करते हैं कि इनपुट पावर V × I या VS × YS = VP × IP, एक्चुअली में क्या है, ये अपरेंट पावर है, एक्चुअल पावर नहीं है, रियल पावर नहीं है। क्योंकि रियल पावर में AC है तो इसमें पावर फैक्टर भी होना चाहिए। और इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है हमेशा वोल्ट एम्पियर में होती है, कभी भी वाट में या फिर हार्स पावर में या किलो वाट में नहीं होगा, हमेशा VA में होगी, KVA में होगी। चाहे वो देखिए ये हो VA वोल्ट एम्पियर, या फिर उससे बड़ा है तो KVA, उससे बड़ा है तो फिर ये MVA में, इस तरह से इसकी रेटिंग होती है। नॉट इन वोल्ट, नॉट इन वाट है, नॉट इन वाट, नॉट इन वाट में नहीं होती है। तो ठीक है, यही हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही कर सकता है, कोई और डिवाइस इसको नहीं कर सकता। तब जाकर के मोटर जनरेटर आपके घरों में जो भी होता है चलते, इसका प्रॉपर यूज़ करते हैं, AC चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं, हीटर चलाते, तब जाकर के उसका हम यूज़ कर पाते हैं। और DC में सब नहीं हो सकता है, इसलिए DC में ट्रांसफार्मर जो हमारा यूज़ नहीं कर सकता। तो ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत अच्छे तरह से पढ़े। जो मैंने बताया है, अगर आप इसको ठीक से सुना होगा और इसको नोट किया होगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ट्रांसफार्मर से आएगा तो आप उसको ज़रूर कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं कैसे जो होता है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल भी ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल आता है, बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आता है, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो पॉसिबल हुआ है सिर्फ ट्रांसफार्मर की वजह से हुआ है। चलिए ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर बंद करते हैं। अभी तक जो आपने जो फार्मूला देखा था ट्रांसफार्मर का, सिर्फ यही फार्मूला है कि VS × VP = ES/EP = NS/LP = IP/IS। ये है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर है, जहाँ पर NS/LP को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। और एक ये भी है, ये VS × IS = VP × IP।
ये फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, नॉट रियल ट्रांसफार्मर के, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है। तो चलिए ठीक है, इसको हम जो है एक दो न्यूमेरिकल इसी पे कर लेते हैं, इसको याद रखिएगा, इसी पर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो एक क्वेश्चन है, मैं देखा था, मैं जो है ये किताब जो है एस सी वर्मा के एक बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत और भी बहुत सी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल होता है, ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको ज़रा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखिए क्या है ये। रेडियो भाई जो इसमें रेजोनेंस होता है, सीरीज रेजोनेंस होता है, वो आपने पढ़ा होगा। ए रेडियो सेट ऑपरेट्स ऑन 6 वोल्ट DC। 6 वोल्ट यानी रेडियो सेट है, जैसे जानते हैं रेडियो में आप ड्राई सेल लगाते हैं ना, ड्राई सेल लगाते हैं, उसके बाद जो है वो 6 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद फिर देता है 6 वोल्ट होता है। तो इसके पे क्या क्या है, ए ट्रांसफार्मर with 18 turns in the secondary coil is used to step down input of 220 volt AC to 6 volt AC EMF, 6 volt AC EMF. This AC EMF is rectified by another circuit to give 6 volt DC, to get 6, which is fed to the radio set. Find the number of turns in the primary coil। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सी जानकारी दी गई। रेडियो के बारे में सभी जानते हैं, रेडियो आप लोग सेल से ऑपरेट करते हैं, 4 सेल लगाते हैं, उसके बाद ये सेल से जानते हैं DC प्रोड्यूस होती है, उसी पे वो ऑपरेट करता है। तो अब ये इसमें बहुत सी जानकारियाँ भी क्वेश्चन में दी हुई है। रेडियो सेट ऑपरेट्स ऑन 6 वोल्ट DC, यानी एक रेडियो सेट है जो 6 वोल्ट DC पे ऑपरेट करता है। और ट्रांसफार्मर विद, रेडियो में ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, रेडियो में ट्रांसफार्मर लगा था। कुछ लोग डायरेक्टली जब उससे बिजली से उसको जो है यानी मेन से, जो AC मेन से उसको चलाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है। ए ट्रांसफार्मर विद 18 टर्न्स इन द सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी में 18 टर्न्स है, यानी NS दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, दिया हुआ है NS इज इक्वल टू 18 नंबर ऑफ टर्न्स है, 18 टर्न्स, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। 18 टर्न्स कहाँ पे है, सेकेंडरी साइड में है ये। अच्छा, दिस AC EMF इज रेक्टिफाइड, क्योंकि AC से नहीं चलेगा, DC चाहिए रेडियो के लिए। तो इस जो AC जो वोल्टेज जो जनरेट है, ये 220 वोल्ट AC दिया, उसने 6 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर दिया, उसने 6 वोल्ट AC में कन्वर्ट किया। फिर इस AC जो 6 वोल्ट की AC जो आउटपुट मिली है सेकेंडरी के ट्रांसफार्मर में, इसको फिर हम क्या करते हैं, दूसरे सर्किट से हम इसको रेक्टिफाई करके DC में कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हैं जो DC में कन्वर्ट जो करता है AC से DC में, वो कहलाता है क्या, रेक्टिफायर, या फिर इसी को हम कन्वर्टर भी कहते हैं, रेक्टिफायर या कन्वर्टर। तो दिस AC EMF इज रेक्टिफाइड बाय अनदर सर्किट टू गिव 6 वोल्ट DC, तब जाकर कि जो 6 वोल्ट AC है 6 वोल्ट DC में कन्वर्ट होती है।
अच्छा, तो क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर ये कह दिया जाए कि प्राइमरी कॉइल में इतने सेकेंडरी में जो है, अब हमने देखिए 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट करता है। कोई आप 220 जो हमने दिया है ट्रांसफार्मर विद 18 टर्न्स इन द प्राइमरी वाल इज यूज्ड टू स्टेप डाउन 220 वोल्ट, यानी हम 220 वोल्ट को हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। यानी ये हमको दिया है VP, यानी प्राइमरी साइड की वोल्टेज 220 वोल्ट है। इसको हमने क्या किया, स्टेप डाउन किया, तो हमें VS जो मिली है ये 6 वोल्ट मिली है। ये सब AC वोल्टेज है, RMS वोल्टेज हो सकती है, RMS वोल्टेज है ये AC की जो है ये, क्योंकि हमने 220 वोल्ट की जब मेन से रेडियो को जोड़ा हमने, फिर 6 वोल्ट AC में कन्वर्ट हुई। तो अब हमको बताना है नंबर ऑफ टर्न्स टू द प्राइमरी। प्राइमरी साइड में कितने टर्न थे, NP में कितने टर्न थे, NP में कितने टर्न थे, ये बताना है। सीधा सा फार्मूला है, ये देखिए कि जो फार्मूला आपका है VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। तो आपको NP, VS, VP सब पता है। VS दिया हुआ 220, ये दिया हुआ है कितना 220 दिया हुआ है, और VP कितना है 6 वोल्ट है, और NS कितना दिया हुआ सेकेंडरी साइड में 18 टर्न है, और NP आपको बताना है, NP यानी प्राइमरी साइड में कितने टर्न है। तो बहुत आसान है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिखा है, इसके थोड़ा लैंग्वेज में कुछ है, एक तरह से पूरा कुछ प्रोसेस बयान कर दिया है, प्रोसेस लिख दिया है, अदरवाइज कुछ है नहीं। बस इसमें है कि हमने प्राइमरी में सेकेंडरी में इतने टर्न है, तो प्राइमरी में कितने टर्न होंगे। अगर हम 220 वोल्ट देते हैं, 6 वोल्ट हमको मिलता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि थोड़ा इसमें प्रोसेस रेडियो के बारे में लिख दिया है। जिससे निकालिए अब हमारा क्या होगा, NP, इसलिए NP इज इक्वल टू 18 × 6 अपॉन 220, ये होगा ना, देखिए 18 × 6 अपॉन 220, ये हमारा होगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमें कितने टर्न होंगे, सॉरी ये VS हमारी जो है हमने गलत लिखा है। फिर से देखिए इसको, सेकेंडरी साइड की हमारी वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। सेकेंडरी साइड की वोल्टेज कितनी है, क्योंकि देखिए 6 वोल्ट है ये। अब प्राइमरी साइड की कितनी वोल्टेज है, 220 को तो स्टेप डाउन कर रहा है, 220 वोल्ट को 6 वोल्ट पे स्टेप डाउन कर रहा है। और NS में है 18, और हमें NP बताना है, तो देखिए क्या होगा ये, NP इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 × 220 अपॉन 6 हो जाएगा बस। यानी इसको काट दीजिए, 6 ये 3, तो ये नंबर ऑफ टर्न 3 × 220, तो कितना हुआ ये, NP इज इक्वल टू 300 3 to the 6, यानी NP नंबर ऑफ टर्न्स टू द प्राइमरी इज इक्वल टू 660 टर्न, 660 टर्न। देखा आपने, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या था हमारा, स्टेप डाउन था, यानी 220 वोल्ट को उसने 6 वोल्ट में स्टेप डाउन किया उसने। तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी साइड में ज़्यादा टर्न रहेंगे, और सेकेंडरी साइड में बहुत ही कम टर्न हो जाएंगे, क्योंकि 220 को 6 में कन्वर्ट कर रहा है। जितना टर्न होता है उसी हिसाब से वोल्टेज जनरेट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो आपने देखा कि इस रेडियो सेट में जो ट्रांसफार्मर लगा है, उसके प्राइमरी साइड में 620 टर्न होनी चाहिए, और प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में कितना 18 टर्न है, तो बहुत ही कम है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें लैंग्वेज को बढ़ा घटा दिया गया है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं जो है। इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चन मिल सकते, हो सकता है बहुत से क्वेश्चन पावर मिल जाए, क्योंकि ये जो रिलेशन देखिए जो आया है, जो देखिए बेटा मैंने जो लिखा है VS और VP, ये एक्चुअली सेकेंडरी साइड की वोल्टेज है, ये प्राइमरी साइड की वोल्टेज है। ये प्राइमरी साइड की वोल्टेज जो हमने इनपुट में दिया है, और ये वोल्टेज क्या हुई है, इंड्यूस्ड हुई है। सेकेंडरी वोल्टेज में, सेकेंडरी साइड में यह वोल्टेज इंड्यूस हुई है, और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल पे यह वोल्टेज मिली है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए VS, या एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए लिख सकते हैं ये, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। लेकिन ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है फॉर ऑल ट्रांसफार्मर, और इसको जो है आप नोट किए रहिएगा। जो ये इस तरह देखा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ और होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको लगाना पड़ता है। तो एक न्यूमेरिकल आज और देख लेते हैं, उस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है ये। तो चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, चाहे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये।
अच्छा, अगर हम ट्रांसफार्मर के इनपुट में डीसी वोल्टेज देंगे तो हमारा आउटपुट ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि जो फ्लक्स इसमें वैरिंग तो होगा नहीं। भाई फ्लक्स चेंज होने के लिए एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए फील्ड के बीच में और उसके जो है किसी भी कोर के बीच में या आर्मेचर के बीच में। तो अगर रिलेटिव मोशन है तो फ्लक्स कैसे कटेगा? कांस्टेंट डीसी से कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, कोई इसमें चेंज होगा ही नहीं। तो जो कुछ वोल्टेज होगा वो सब लॉसेज में आ जाएगा। अल्टीमेटली ट्रांसफार्मर जल भी सकता है अगर बहुत देर तक अप्लाई किए रहेंगे। शुरू में कुछ माइक्रो सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड कुछ आउटपुट मिलेगा जो बहुत हाई होगा, लेकिन जब उसके बाद जब ट्रांसफार्मर समझ आए कि नहीं तो एसी नहीं डीसी है, तो फिर आप काम करना वो बंद कर देगा ये। इसलिए ट्रांसफार्मर जो होता है एसी पर वर्क करता है। चलिए ठीक है, इसको देखिए, इसको फिर दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल और क्वेश्चन है, उसको देखिए, दो क्वेश्चन कर लेंगे और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज इसको हम इतना ही रहने देते हैं, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, इसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी of a transformer which steps down 220 वोल्ट to 22 वोल्ट to operate a device having an impedance of 220 ohm। चलिए, एक कह रहा है कि हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर which steps down 220 volt to 220 volt to 20 volt to operate a device having an impedance of 220 ohm। यानी ये कह रहा कि कितना प्राइमरी साइड में कितना करंट फ्लो होगा अगर सेकेंडरी साइड में उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 22 वोल्ट मिलता है, और जिसके कारण एक हमारा डिवाइस चलता है। यानी देखिए, ये मान लो छोटा सा मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। जैसे देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा प्रोटोटाइप का ट्रांसफार्मर है, प्रोटोटाइप का ट्रांसफार्मर है। तो इधर हमने क्या किया है, 220 वोल्ट दिया है। ये 220 वोल्ट हमने इसको दिया है, 220 वोल्ट दिया है। और सेकेंडरी साइड में एक कोई डिवाइस लगा है, ये सेकेंडरी साइड में कोई एक डिवाइस लगा है। मान लीजिए कोई हमें जैसे कहते हैं कोई लोड हमारा है, कोई लोड लगा है, ये लोड है, ये एक डिवाइस है, मतलब ये डिवाइस है। ये लोड मीन्स कोई भी जो करंट ड्रा करे, इसका जो इम्पीडेंस है यानी Z इसका जो है 220 ओम है। इधर कितनी करंट जा रही है, ये इधर मान लीजिए कि हमारी जो करंट गई है ये IP है, इधर जो करंट गई हमारी IS है। इसका इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ कोर में, इस फ्लक्स में कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, या फिर जब वोल्टेज इंड्यूस किया है। तो इधर पहले देखिए कि 220 वोल्ट है, ये कितना वोल्ट इधर हमको मिल रहा है, 22 वोल्ट मिल रहा है, 22 वोल्ट मिल रहा है इधर हमको। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम कि अब करंट निकाल सकते हैं। चलिए ठीक, करंट निकाल सकते हैं, निकालिए इसको जाइए। तो इसको निकालने देखिए, पहले में सेकेंडरी साइड को दिया हुआ है कि VP इज इक्वल टू 220 वोल्ट और VS इज इक्वल टू 22 वोल्ट है। चलिए ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, देखिए इधर हमें कितना मिल रहा है, 22 वोल्ट मिल रहा है। और डिवाइस जो है, जो इसका जो इम्पीडेंस है कितना है, ये कितनी इम्पीडेंस है, ये 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। तो ठीक है, 220 वोल्ट का है। इधर करंट निकाल लीजिए, हमारी IS कितनी होगी। तो इधर जो IS है, इधर वोल्टेज कितनी जा रही है, 22 वोल्ट।
22 वोल्ट है, और इधर इम्पीडेंस इसका कितना है 220 ओम है। तो ठीक है, करंट देखिए कितना होगा, इधर हो जाएगा सिंपली 1/10 यानी 0.1 एम्पियर, यानी IS सेकेंडरी साइड में हमारी कितनी है, ये IS हमारी कितनी है 0.1 एम्पियर करंट गई है, ये 0.1 है। तो अब देखिए सेकेंडरी साइड की जो वोल्टेज है स्टेप डाउन होकर के 22 वोल्ट मिल गई है। तो सेकेंडरी साइड में चूंकि वोल्टेज कम है इसलिए करंट ज़्यादा होगी। अब हमें इस हिसाब से जो प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो होगी वो इससे क्या होगी, कम होगी, इससे आएगी। तो इसे देखिए जो रिलेशन आपने पढ़ा था कि VS इंटू IS इज इक्वल टू VP इंटू IP। तो हमें प्राइमरी साइड में हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, तो हमें IP निकालना है। तो IP बराबर क्या हो जाएगा, IP बराबर हो जाएगा VS इंटू IS अपॉन VP, बस ये हो गया आपका। तो इसको देखिए VS हमारा कितना है 22 वोल्ट है, और IS कितना है 0.1 है, और VP कितना है 220 है। तो ये कट करके कितना होगा 10 हो गया, यानी करंट हो गई 0.01 एम्पियर। यानी IP जो हमारी आई है, IS हमारी है 0.1 एम्पियर, और IP जो हमारी है 0.01 एम्पियर। देखा आपने, जिधर वोल्टेज ज़्यादा थी उधर करंट कम है, और जिधर वोल्टेज कम उधर करंट क्या है, ये ज़्यादा है। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से बेटा ट्रांसफार्मर बहुत से न्यूमेरिकल होंगे, मैं कराऊंगा आपको कुछ न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड में आए होंगे, कुछ आपको जो आपके इंट्रेंस एग्जाम JEE में आए होंगे या फिर नीट में आए होंगे, वो सब मैं कराऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के, और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे उससे आपका पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत ही इसमें आपको पढ़ने बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये आप लोग रोज़ ट्रांसफार्मर को देखते हैं, तो देखते होंगे तो आपके माइंड में ज़रूर आता हो ये कैसे काम करता है, क्या नहीं करता है। ये ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन बहुत सिंपल है, इसमें एक कोर होता है और उसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग होती है ये। अच्छा, इसमें देखिए बेटा मटेरियल की बचत करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसमें सिर्फ एक कॉइल होता है, और दूसरा जो कॉइल हो, जैसे मैंने देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में बात हो, कभी कभी एक भी मैंने देखा बोर्ड के एग्जाम में, JEE के एग्जाम में, उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का एक बार क्वेश्चन पूछा है ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, कि ये जो ट्रांसफार्मर आप पढ़ रहे हैं कोर टाइप का है, इसको 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसको बोलते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें 2 वाइंडिंग होती है, 2 कॉइल होती है, और ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक कॉइल होती है। वो इस तरह से कुछ होता है, जो आप देख लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे होता है, देखिए ये हमारा है, ये हमारा है मान ली प्राइमरी साइड है, और सेकेंडरी साइड क्या होता है, इधर से एक वाइंडिंग इसे हम निकाल लेते हैं, ये हमारा होता है ये सेकेंडरी साइड में। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी, और इधर क्या हो गया, ये सेकेंडरी होता है ये। तो देखा आपने, ये जो एक ही वाइंडिंग है, लेकिन इस सेकेंडरी के लिए क्या किया, यहीं से एक वाइंडिंग टैप कर ली जाती है। यानी देखिए अब सेकेंडरी में सिर्फ क्या बचा, सिर्फ आपका बचा यही बचा है, सॉरी ये हमारा बचा है नंबर ऑफ टर्न टू द NS हो गया है, और ये जो हमारा बचा है ये पूरा हो गया है LP साइड में। तो यहाँ पर जो छोटे ट्रांसफार्मर थे, छोटे ट्रांसफार्मर हमेशा कोर टाइप के होंगे, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, लेकिन जो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो सब स्टेशनों पर लगे रहते हैं, वहाँ पर हमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, क्योंकि इसमें कॉपर की बहुत बचत हो जाती है, मटेरियल की और कोर की काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि भाई बहुत महंगा आता है, कॉपर भी आता है और सॉफ्ट आयरन भी काफ़ी कॉस्टली आता है। जो ट्रांसफार्मर होता है तो बहुत ही उसका मीट्रिक टन में, कई टन में उसका वेट होता है, इस तरह से बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जहाँ जहाँ पे टर्न रेशियो अगर कम है, अगर हमें कम है, जैसे यानी NS/NP अगर हमें कम है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, इससे में सेविंग बहुत हो जाती है कॉपर की। अच्छा, जिसमें जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस को ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में। जो ट्रांसफार्मर लॉस होता है कोर में होता है या फिर किस में होता है, उसके वाइंडिंग में होता है।
जो कोर में होता है इसलिए हम कोर लॉस कहते हैं, इसको हम आयरन लॉस कहते हैं। इसमें एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस आता है। जो वाइंडिंग में जो लॉस होता है उसे कॉपर की बनी होती है, क्योंकि इसे इसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस जो होता है एक्चुअली वेरिएबल लॉस होता है, ये लोड पे डिपेंड करता है। और लेकिन आयरन लॉस जो होता है बेटा, ये फिक्स ट्रांसफार्मर में फिक्स्ड लॉस होता है, ये वेरी नहीं कर दिया। जो ट्रांसफार्मर आपने बना दिया और ऑपरेट कर रहा है तो उसमें उतना लॉस होना ही होना है, आयरन लॉस जिसे बोलते हैं, यानी एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस में। लेकिन जो कॉपर के वाइंडिंग में जो लॉस होता है ये हमारा लोड पे वेरी करता है, ये हमारा लोड पे वेरी करता है। लोड जितना ज़्यादा रहेगा कॉपर लॉस यानी जो आई स्क्वायर आर लॉस उसकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके स्क्वायर में बढ़ता है। लेकिन जो आयरन लॉस है ये तो फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता, इसलिए इसको आयरन लॉस को हम फिक्स लॉस भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं ये वेरिएबल लॉस। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर जो होता है पूरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मन तो करता काफ़ी कुछ बताया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और आप इतना ही जानिए जो आपको जानना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो ठीक है, कुछ और भी न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, आज के लिए रहने दीजिए। धन्यवाद। आप मेहनत से पढ़िए, किसी भी किताब से पढ़िए और समझ के पढ़िए, ज़रा सा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप से पढ़िए, अपने आप को पढ़िए, समझिए। क्योंकि बेटा ये कंपटीशन जो होता है आपके टाइम, प्रैक्टिस खूब कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, जैसा है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। कुछ क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपके पास टाइम हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में 2.5 से 3 घंटे का टाइम होता है, उतने में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर भी लाना होता ताकि मेरिट अच्छी बने। तो बेटा प्रैक्टिस खूब कीजिए उसमें। ये मत सोचिए कि बहुत ईजी है, छोड़ दिया जाए इसको, यार बहुत कर लेंगे। ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिए, समझ के कीजिए। मैंने देखा है बच्चों को जो पेपर लेकर के आते हैं तो मैं देखता हूँ उसमें ऐसी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि अगर प्रैक्टिस होती तो शायद इस तरह की गलती नहीं होती। तो प्रैक्टिस खूब कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद आप सबको।